नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। सरकार काम न करे तो विपक्ष कोसे, ये तो लोकतंत्र की जरूरत है। हम सब देखते भी रहे हैं, ऐसा ही होता रहा है। पर ऐसा पहली बार दिख रहा है कि सरकार काम करे तो विपक्ष बेचैन हो उठे। योगी आदित्यनाथ ने, यूपी के सीएम ने प्रताड़ित करने वालों की जमीन जब्त करने की बात कही तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के महासचिव तक योगी पर टूट पड़े। सीएम ने डंके की चोट पर कहा कि जो गलत वो गलत करे। सूबे में जिसको अपनी जमीन जब्त करवानी हो तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष की भाषा ऐसी बिगड़ गई योगी को लेकर कि हम उसे यहां बता नहीं सकते। तो क्या माफिया पर, गुंडों पर, बदमाशों पर अगर एक्शन होता है तो कांग्रेस को इतनी टेंशन हो जाती है कि भाषा की मर्यादा भी भूल जाती है कांग्रेस? क्यों? आज महाबहस इसी पर। योगी की चेतावनी पर कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स। आज वह नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं कर सकता है, और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा। जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा। सियासत में विपक्ष भूला भाषा की मर्यादा। नौजवानों ने जो विश्वास और भरोसा करके इस सरकार को बनाने का काम किया था, आज उसी नौजवान के संपत्ति को जब्त करने की धमकी दी जाती है। सियासी लड़ाई मुख्यमंत्री के अपमान पर क्यों आई? जिस प्रकार से श्रीनिवास जी का ट्वीट आया एक मुख्यमंत्री के प्रति, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस की चाल चलित ही कुछ ऐसी ही रही है शुरू से ही, कि कांग्रेस शुरू से ही भगवा साधु संतों को आतंकवादी बताती थी। विपक्ष ये सुन ले कि आपकी अब राजनीति, गंदी राजनीति नहीं चलेगी। आप जिन लोगों पे हाथ रख के ये काम कराना चाहते हैं, बदमाशी कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में, अब ये कतई नहीं चलेगी। गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन? अब वहाँ 30 लाख, 40 लाख, 80 लाख रुपया ना गरीब के पास होगा, ना इनके बच्चे मेडिकल कर पाएंगे। तो इसके विरोध में जो बोल रहा है, तो योगी जी धमकी दे रहे हैं कि जमीन हम कब्जा कर लेंगे या मकान गिरा देंगे। गुंडा राज पर शिकंजा, विपक्ष का अड़ंगा। आज महाबहस इसी पर। और इसीलिए आज जो सवाल खड़े होते हैं महाबहस में कि सियासत में विपक्ष इस तरह भाषा की मर्यादा क्यों भूल जाता है अक्सर। योगी की चेतावनी पर कांग्रेस की ये डर्टी पॉलिटिक्स क्यों सामने आ गई? इतनी ऐसी भाषा में गैंगस्टर के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो क्या कांग्रेस या फिर विपक्षी दलों को टेंशन हो जाता है? सियासी लड़ाई मुख्यमंत्री के अपमान पर क्यों आ गई? गुंडा राज पर शिकंजा, विपक्ष का इसमें अड़ंगा क्यों सामने आ रहा है? किसके साथ कौन खड़ा है? आइए पूछता हूं मैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं के पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के, प्रेमकांत तिवारी हैं राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन अरुण राजभर हैं एसबी से, उनको भी इसमें बड़ी आपत्ति है, उनके नेता ने बयान दिया है। अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी से, जो अक्सर सवाल उठाते हैं सरकार पर, लगाते हैं कानून व्यवस्था पर आरोप, हालात पर, लेकिन अगर उस पर कार्रवाई की बात करें सीएम तो क्या ऐसी भाषा उचित है? पूछूंगा। शलभ मणि त्रिपाठी हैं सूचना सलाहकार मुख्यमंत्री के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। के पांडे साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए, हैरानी होती है और वाकई हैरानी होती है कि सरकार काम न करे और आप उस पर सवाल उठाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन सरकार डंके की चोट पर कह रही है कि गलत करने वाले की जमीन को हम जब्त करेंगे, तो आपको इतनी मिर्ची लग गई? ऐसी भाषा? 30 मिनट का समय, 30 सेकंड। आपको उस समय उस भाषा और मर्यादा अच्छी लगी होगी जब किसी को गाय और बछड़ा कहा गया होगा। जब देशवासी, मैं इस समय की बात कर रहा हूं पांडे जी, कल की बात कह रहा हूं। मैं इसी समय से आ रहा हूं, तो आने तो देंगे।
उस समय आपको भारत के प्रधानमंत्री की मर्यादा अच्छी लगी होगी जब भारत को सांप और बिच्छू यहाँ के लोगों को कहा गया होगा मलेशिया में जाके। आपको अच्छा लगा तो आप उसका बदला ले रहे थे क्या? नहीं, पहले बात तो सुन लीजिए, बात आ जाने दीजिए अजय जी। नहीं, बात तो मैं सिर्फ इतना मेरा सवाल ये था सर पांडे जी कि अगर डंके की चोट पर यूपी का सीएम कह रहा है कि वो जिसको जमीन जब्त करवानी हो वो प्रताड़ित करे। अजय जी मुझे पता है कि सलम बड़ी जी कम बोलेंगे, आप ज्यादा बोलेंगे, मुझे इस बात का पता है। अब आ जाइए इसी बात में, नहीं आप पिछली बात सुनना चाहते, आपको कष्ट हो रहा है तो सुन लीजिए। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक चैनल पर रेड डाली गई, एक बड़े अखबार पर रेड डाली गई, क्या यह तानाशाही की? मैं आपको इसलिए बार बार रोक रहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ की वहां की जहां की तहां की बातें कर रहे हैं मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। धमकी भरे लहजे में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से धमकी भरे लहजे में कहा है कि संपत्ति जब्त हो जाएगी, ऐसे लोगों को मैं आपके सवाल के जवाब में कहना तो आप क्या आरती उतारते हैं ऐसे लोगों की, प्रताड़ित करने वालों की, माफियाओं की, गुंडों की? अजय वक्त मैं क्या चाहते हैं कि सीएम क्या कहें? अरे अजय वक्त जी, मैं आपका पेड एम्प्लॉय वर्कर नहीं। अगर आप सवाल किए हैं तो मुझे 10 सेकंड दीजिए जवाब देने का, वरना आप सवाल का जवाब दीजिए ना सर, यही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए बुलाया है आपको। नहीं, मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं पांडे जी, कांग्रेस को मैं ऐसा नहीं समझता था। अनुराग जी बोले होते तो शायद 2 मिनट के लिए मैं सोचता कि क्यों बोल गए, कांग्रेस ने ऐसा बयान क्यों किया मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक भी सवाल का जवाब आप नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं तो इसी में तत्काल पर बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो धमकी दिया मैं उसमें बात करना चाह रहा हूं, वो भी आप जवाब लेने को तैयार नहीं। बोलिए ना, उस पर बोलिए ना, पक्षी बात करनी है तो दूसरे दल इसी पर बोलिए ना। कह तो रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी धमकी भरे जिस तरह से लहजे का प्रयोग किए, इसके पहले में भी विधानसभा में जिस तरह से लहजे, छोड़ दीजिए मैं पहले नहीं जाता क्योंकि आप जाने ही नहीं देंगे, प्रयोग किए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस संपत्ति को जब्त करने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं, वह संपत्ति उत्तर प्रदेश की जनता 65% नौजवानों की है। ये बात तो आपके महासचिव ने कही है, प्रियंका गांधी जी ने कही है, मैं उसकी व्याख्या आपसे समझना चाह रहा हूं सर। आप तो प्रवक्ता है कि उसका मतलब समझाइए। मैं नहीं समझा पाऊंगा अजय जी, आप इतना डिस्टर्बिंग हो, इतने बड़े भाजपाई प्रवक्ता हो कि आपसे कोई नहीं। आप मुझे जो चाहे कह लीजिए, मुझे जो चाहे कह लीजिए, लेकिन आप सवाल का तो जवाब दीजिए। आप जवाब को सुनोगे, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं। पांडे जी मुझे लगता है कि आप सवाल नहीं मेरा सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। मैं एक बार दोहराता हूं, मेरे सवाल को मैं दोहराता हूं, मैं बहुत इतना वक्त नहीं होता मेरे पास एक मेहमान के लिए, लेकिन मैं दोहराता हूं, सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सर, आप सवाल सुन लीजिए फिर से, मैं एक मौका और देता हूं आपको। सवाल सुनूंगा, आज चैनल के एंकर हो तो आप ही का मैं सुनूं, ये नहीं तय है। आप मेरा जवाब सुनो। आपको तो सवाल का जवाब दीजिए। सवाल मैं जानता हूं, सवाल जो आपने कर दिया उसी का पहले जवाब ले लो, तब मैं दूसरा सवाल प्लीज। करूंगा। अच्छा मैं और 20 सेकंड देता हूं, प्लीज आप बोलिए, 2 मिनट तो हो गए, और 20 सेकंड। है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो संपत्ति आपको दी है किसी की बकौती नहीं है। इस संपत्ति पे बहुते आए बहुते गए। 2022 में आपका भी जाना तय है जोगी जी, इसलिए आप इन नौजवानों से इस तरह के लहजे में बात करना, ये एक मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। और ओके ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमानों के बाद दोबारा आपके पास मौका मिला तो आऊंगा। अरुण राजभर, मैं अरुण राजभर, एक ही बार आपकी भी पार्टी ने आपत्ति जताई है, आपकी पार्टी ने भी इसको धमकी करार दिया है कि ये धमकी की भाषा। भाई मैं एक बार दोहराता हूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा और उन्होंने ट्वीट किया, जिसको रिट्वीट किया गया है, कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत कार्य करे। इस भाषा में धमकी किसके लिए है? देखिए, देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गुंडों की भाषा बोलते हैं। ओके, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है और अपनी बात रखने का हक है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 5,844 पिछड़ों और दलितों का आरक्षण योगी जी ने लूटा, और उसके लिए यह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो योगी जी उनको धमका रहे हैं कि हम उनकी जमीन प्रॉपर्टी कुर्क कर देंगे, हम उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि 2022 के बाद 6 महीने बाद
ये सरकार में नहीं रहेंगे। और सुहेल देव नहीं, आप तो वो जनता पर छोड़ दीजिए, आप थोड़ा ना तय करेंगे कौन सरकार में रहेगा और कौन बाहर जाएगा, ये जनता का फैसला होता है अरुण जी, मत भूलिए। अभी सुनिए, आप तो ये बता दीजिए ना कि गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए किस भाषा का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? आपसे उनसे आपकी क्या हमदर्दी है? सुनिए, भाजपा अभी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, यह उत्तर प्रदेश में गुंडों की भाषा बोलते हैं और इनके ऊपर आपराधिक पहले से है, क्योंकि भाषा उनकी वही है। अभी उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में नीट की परीक्षा ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया 27%। अब पूरे देश का ओबीसी समाज इस बात से चिंतित है कि 11,027 पर अब ये आप ये कौन सी बात ओबीसी वाली जोड़ रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये सब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी अब हो रही है भर्तियां, अब बड़े समय तक ये मामला अटका रहा अदालतों में। अब एक नया एंगल आप लेकर आए हैं, चुनावी वक्त है। ओके, शैलामणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए भाई। जनता पार्टी की तानाशाही 2022 तक खत्म होने जाएगी और सरकार भारतीय समाज पार्टी बनाने जाएगी। शलभ जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं समाजवादी पार्टी और प्रेमकांत जी के पास भी जाऊंगा समझने। जनता ना जब्त करे तो फिर कहिएगा कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी कौन सी लड़ाई लड़ रही थी। ओके राजभर साहब, अरुण जी, शलभमणि जी नहीं जुड़े, नौजवान फैसला है क्या मेरे साथ? शलभमणि त्रिपाठी जी, अब आप बताइए कि ऐसा क्या योगी जी की भाषा में है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है, कांग्रेस को कुछ सुनाई दे रहा है, राजभर साहब को उनको धमकी सुनाई दे रही है, पता नहीं अनुराग जी को भी ऐसा ही कुछ लग रहा होगा। अजय जी, अभी आपने इन लोगों से पूछा कि क्या अपराधी और माफियाओं की क्या ये भाषा प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये आरती ही उतारते चले आए हैं। मुख्तार अंसारी के साथ कांग्रेस पार्टी का रवैया कैसा रहा ये पूरे देश ने देखा कि मुख्तार अंसारी जिसने तमाम सारी माताओं बहनों की गोद उजाड़ी है, सिंदूर उजाड़ा है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी हुई। और आज जब योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आज जब योगी जी उनके खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ मजबूती से कार्रवाई कर रहे हैं, तो आज जाकर इनको तकलीफ हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष जो आज दिखाई दे रहा है आपको, वो पूरी तौर पर कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ खड़ा है। और हमारे जो राजभर साहब एक झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 18,000 पोस्ट थी हमारे ओबीसी के साथियों की और 31,000 से ज्यादा भर्ती हुई है इस 69,000 में। आप भ्रम फैला के कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ भ्रम फैलाना जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भाषा सरकार ने बोली है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, हम उस पर अमल भी लाएंगे। हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। माफियाओं की संपत्तियां हमने जब्त की हैं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति माफियाओं की जब्त हुई है। लेकिन विपक्ष को इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि विपक्ष माफियाओं और अपराधियों के चरणों में बैठकर अपनी राजनीति करता है। चाहे ये क्षेत्रीय दल हो, छोटे मोटे दल जो अभी बोल रहे थे किसकी भाषा गुंडों जैसी है, तो उनके नेता की भाषा कैसी है ये पूरा देश और प्रदेश जानता है कि उनके नेता किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। बाकी ऐसे छोटे मोटे छुटभइये दलों की हम परवाह नहीं करते, हम अपना काम करते जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के नेताओं ने जिन भाषा का इस्तेमाल किया है वो देश देख रहा है। इनके जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह भी देश के लोगों ने देखा है। और इनके नेता को इन्हीं वजहों से उत्तर प्रदेश से बुरी तरह हार करके वायनाड भागना पड़ा था। यही वजह थी कि राहुल गांधी यहां से हार कर भागे थे और वायनाड में जाके उनको छुपना पड़ा था। प्रदेश की जनता 2022 में भी ये गुंडे, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अराजक तत्वों के साथ खड़े होने वाले विपक्ष को ऐसा ही जवाब देगी अजय जी। ओके, अनुराग भदौरिया जी, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी, लिखते हैं कि एक मुख्यमंत्री की भाषा है या किसी सड़क छाप ब्ला ब्ला ब्ला। मैं नहीं बोलना चाहता अपने मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा। आप इस भाषा के साथ खड़े हैं या योगी जो अपराधियों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ खड़े हैं? समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? देखिए सवाल यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में या उत्तर प्रदेश में आई है, भाषा की मर्यादा खत्म की है। जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने अभी क्या, इनकी मंत्री हैं लेखी जी ने क्या कहा, मवाली, वो किसान को मवाली कह रहे हैं। कोई किसान को उग्रवादी कह देता है, कोई कह देता है खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई किसी के मुंह पे काली पोतने की बात करने लगता है। तो आपने तो भाषाएं सुनी है ना, तो ये भाषाओं का दुरुपयोग जो होता है, भाषा शैली का जो इस्तेमाल है, गलत इस्तेमाल, किसने शुरुआत की? भारतीय जनता पार्टी ने। यही हमेशा हर भाषा शैली अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो राजनीति में गंदी भाषा का इस्तेमाल जो हुआ है,
जो अपमानित भाषाओं का इस्तेमाल शुरू हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली आपने देखी है किस तरह की रही है, किस तरह की भाषा शैली उनकी रही बताइए। एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि ठोक देंगे, एक ठोक दोगे नीति क्या है, मुख्यमंत्री की भाषा शैली होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है, संस्कृति और संस्कारिक प्रदेश है और समाजवादियों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को हमें सांस्कृतिक और सांस्कारिक प्रदेश बनाना है। इसको हमें आपराधिक और यहाँ पे सांप्रदायिक प्रदेश नहीं बनाना है। जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ सांप्रदायिक और आपराधिक प्रदेश बनाना चाहती है। सीएम तो कह रहे हैं कि अपराधियों की जमीन जब्त कर लेंगे, यही तो कह रहे हैं वो। वैसे सांस्कृतिक नहीं भाई, अपराधियों की जमीन जब्त करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर लोकतंत्र में तानाशाही कहेंगे कि कोई आके प्रदर्शन करेगा सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक आधिकारिक तरीके से आके अपनी बात कहेगा तो आप उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। ये क्या है? ये तानाशाही नीति क्या है? तो राजशाही जी, मैं जाऊं अब प्रेमकांत जी के पास, आप साफ कर दीजिए, क्या ये प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ है क्या? यहाँ पे खबरें दबाई जाने लगे, ये बयान और विज्ञापन शुरू हो जाए और सच के सामने और जो सच बोले उसको सजा मिलने लग जाए। अनुराग जी, और यहाँ पे रिप्लाई धर्म की हार होने लग जाए, उस समय तानाशाही शुरू होती है जो बीजेपी कर रही है। ऑलराइट, ये किसके लिए बयान है? अपराधियों के लिए या प्रदर्शन करने वालों के लिए? शलभ जी। बीजेपी के लिए, बीजेपी यहाँ अधर्म का जीत करना चाहती है। अनुराग जी जवाब दे रहे हैं शलभ जी। कोई अपनी डिमांड मांगेगा, अगर यहाँ 69,000 स्टूडेंट नहीं, आप बताइए 69,000 शिक्षक अपनी मांग मांगने जाते हैं, वो बेचारे रोजगार मांगने जा रहे हैं तो आप उस पर लाठियां बरसा देते हैं, उनको ऐसा लगता है उनको तो नियुक्ति पत्र बांटा है, उसी मौके पर तो उन्होंने बात कही है। ये किसके लिए है? शलभ मणि जी ये साफ कर दीजिए। जी अजय जी देखिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान समझ चुका है कि ये कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, आप ये सुनाइए ना कि कहां पर ये नौजवानों के लिए कहा गया है, नौजवानों के लिए कहां पर गया है, कहा गया है। अगर आप में जरा भी हिम्मत है, मैं तो कहता हूं, चुनौती देता हूं न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पे कि आप ये बताकर दिखाइए। लेकिन क्योंकि आप मुख्तार और अतीक जैसों के चरणों में लौटकर अपनी राजनीति चलाते हैं, तो जब मुख्तार और अतीक जैसे गुंडे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सपा को, ये तमाम सारे छोटे मोटे जो दल हैं, छुटभइये दल, कांग्रेस को, इन सबको तकलीफ होती है। मैं तो चुनौती देता हूं कि युवाओं को लेकर कहां ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगर आप बता देंगे तो मैं ये पैनल छोड़कर माफी मांग के चला जाऊंगा। लेकिन प्रदेश का युवा समझ चुका है कि आप कितने झूठे हैं, कितने मक्कार हैं, अफवाह फैलाते हैं। शिक्षक भर्ती करने वाले जाते हैं, उनको भी आप जेल में ले जाने की बात करते हैं, उनको भी आप बस में भर के ले जाते हैं। समाजवादी लोग किसानों की हत्या कर दी गई, उन्नाव में किसानों को पीट के मार दिया गया, वो वीडियो भी लोगों ने देखा था। कैसे झूठ बोला था? ठीक है प्रेमकांत तिवारी प्लीज नाउ, मैं आपको देर से लाया हूं। भैया हर कार्यकर्ता अपराधी नजर, समाजवादी कार्यकर्ता आपको अपराधी नजर आने लगता है, लोकतांत्रिक आप झूठे हैं, बक्कार हैं। ओके सर प्लीज, अब प्रेमकांत तिवारी जी। ओके शलभ जी, अनुराग जी, अब आप नहीं हैं ऑन एयर। प्रेमकांत तिवारी जी को मैं ला रहा हूं, राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ हैं और बड़े गंभीरता से आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं, आप सबकी बातों को और इस पूरे विवाद को। प्रेमकांत जी, मैं नहीं यकीन करना चाहता हूं कि अगर गुंडों पर, बदमाशों पर, अपराधियों पर, माफियाओं पर, जिसके चंगुल में पूरा सूबा, पूरा उत्तर प्रदेश छटपटा रहा था, उस पर कार्रवाई की बात करेंगे सीएम, तो ये नागवार गुजर जाएगी हमारे दलों को। मगर ऐसा क्यों, फिर ऐसी भाषा क्यों? एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है, उनके शब्दों को पूरे तौर से ध्यान से सुना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए जी। उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि युवाओं से मेरी अपील ये है कि किसी के बहकावे में ना आए और कोई भी गलत कार्य ना करें। कोई भी गलत कार्य उनकी सरकार करने नहीं दे रही है और जो लोग गलत करेंगे उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। तो पहले तो एक बात यह है कि इनसे इधर उधर की बातें जो है वो अंतर्निहित अलग अलग तरीके से सोच ली जाएं। सीधे सीधे उनके आशय को क्यों नहीं समझा जा रहा है? पहले तो एक बात यह है, उन्होंने कौन से युवाओं को धमकाने की बात कही है? ऐसे लोगों की बात कही जो गलत काम करना चाहते हैं, गलत काम की तरफ ना जाएं। और फिर ऐसे युवाओं की संख्या कितनी है? अगर कोई कार्यवाही भी हुई है तो कैसे लोगों के साथ में हुई? और उन्होंने अगर ये बात कही है कि अगर गलत काम करेंगे तो प्रॉपर्टी जब्त होगी,
तो सवाल एक है, जो व्यक्ति नियम कानून का पालन करता है उसको नियम कानून से डरने की क्या जरूरत है? उसको मुख्यमंत्री या मंत्री से या सरकार से डरने की क्या जरूरत है? जरूरत तो उसी को है जो गलत काम कर रहा है। Absolutely. और ये एक तरीके से चेतावनी है, ये एक तरह से चेतावनी है, एक तरीके से आगाह करने की बात है। और मैं नहीं समझता हूं इससे जिनके संबंध में ये बात कही गई वो युवा कितने प्रभावित हुए हैं। युवा वही प्रभावित हो रहे हैं जो वास्तव में किसी गलत काम को पसंद करने वाले अगर हैं, लेकिन मैं समझता हूं अधिसंख्य युवा ऐसे हैं जो नियम और कानून का पालन करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, अच्छी राह चलना चाहते हैं। ये केवल चेतावनी या वार्निंग उन लोगों के खिलाफ है जो गलत काम करने की प्रवृत्ति से प्रभावित होने की जिनकी आशंका है। तो इस लिहाज से इनसे कोई मिसकंस्ट्रू गलत अर्थ निकालने की जरूरत नहीं। बाकी लोकतंत्र एक ऐसा है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में सरकार एक बात कहती है, उसकी नीतियों का विरोध होना। अब एक बात मैं, और मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। एक बात और है, जिस तरीके से ये बात कही गई, श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है कि लफंगे की भाषा, तो ये मुख्यमंत्री के पद के लिए ये शोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दूसरी बात ये है कि अगर ओम प्रकाश राजभर ये बात कह रहे हैं कि वो युवाओं को धमका रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से युवाओं को धमकाया जा रहा है? सच नहीं है क्या? धमकाया नहीं था उसमें, बिना ऑप्शन के लोगों की मौतें हो रही थी, उसमें भी धमकाने का काम कर रहे थे, उसमें भी समाज के पिछड़े बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मौतें हो रही थी, क्या क्रिमिनल थे वो? जिनकी संपत्ति अजय जी, आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाया है, आप उनकी बात तो और मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं हूँ, न प्रवक्ता हूँ। अनुराग जी, इस लिहाज से मैं वही बात कहूंगा। आप हमला कीजिए शरम मानी त्रिपाठी पर, आप मैं उसके मायने पर क्यों हमला कर रहे हैं भाई? ओके, पांडे जी कर लेंगे भाई। कोई ऑक्सीजन की कमी की बात करेगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे, हॉस्पिटल में व्यवस्था की कमी की बात करेगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे। किसकी संपत्ति जब्त हो गई? ऑक्सीजन वाले पर सवाल उठाने पर क्या शर्म आनी? किसी की संपत्ति जब्त करें क्या? संपत्ति जब्त कर लेंगे, महंगाई की कोई बात उठाएगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे, किसानों के अत्याचार की बात उठाएगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे, महिलाओं पे अत्याचार की बात उठाएगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे। कमाल का नहीं है ये हिटलर सेनाध्यक्ष थे विपिन रावत की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी तो संपत्ति जब्त हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो यहाँ पे तानाशाही स्थापित करना चाहती है। ओके, नहीं, पहले तो आप बताइए के पांडे जी से मेरा सवाल। सब लोग शांत हो जाइए प्लीज, सभी लोग शांत हो जाइए। के पांडे जी से सवाल है, के पांडे जी की बारी है। पांडे जी, कांग्रेस सवाल सुन लीजिए पांडे जी। यानी आप, जैसा कि अभी तक के डिबेट से साफ है और प्रेमकांत तिवारी जी ने साफ साफ कहा कि इसमें आप युवाओं को भड़काने लग गए कि ये युवाओं के खिलाफ है, इसका मतलब आप युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं क्या? आपने युवाओं को गुंडा बताया, आपने युवाओं को, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो युवा गलत काम में है उनके ट्वीट में है, तो जो आपको कैसे पता कि जो युवा धरना प्रदर्शन, यही तो कहा है सीएम ने कि आपके बहकामे में नहीं आए युवा, बहकामे में जा रहे हैं। आज जो अच्छे काम करें, गलत काम ना करें। अजय जी, आपके ऊपर तो इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी, आप बहुत सही लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन सही बोलने वालों के ऊपर तो इनका फ्रंटल संगठन इनकम टैक्स पहुंच जा रहा है, ईडी पहुंच जा रही है। कहां गुंडों मवालियों को ये बहुत परेशान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान भाई शलम मनी जी, इतने आतंकित आपने क्यों कर दिया है कांग्रेस को भाई? इतने टेरराइज्ड मुझे लग रही है कांग्रेस। कहा था मुख्यमंत्री जी ने है हमारे प्रदेश में लगातार अंसारी को पंजाब में बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों का विरोध कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ओके पांडे जी, जवाब सुन लीजिए शलम मनी जी के जवाब। आपको काउंटर कर रहे हैं शलम मनी त्रिपाठी बीजेपी लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग चरणों में लौट के राजनीति करते थे। प्लीज, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है कि कैसे कांग्रेस और सपा के लोग मुख्तार और अतीक जैसे लोगों के चरणों में लौटकर सियासत करते थे। पंजाब में कैसे इन्होंने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में जवाब दे दीजिए आप। खड़े किए।
लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको टांग कर उत्तर प्रदेश लेकर आई। आज हम गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, तो सपा बसपा और सपा बसपा कांग्रेस तो ये छुटवैये जो दल है, इनको तकलीफ होती है, ये युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि आप साबित करिए कहां पर बोले हैं। आपका झूठ उजागर हो चुका है। प्रियंका वाड्रा का झूठ तो उस दिन भी उजागर हुआ था जब उन्होंने उन्नाव में कहा था कि किसान की पीट 11 सितंबर 2019 पर मैं बिना आवाज सुने उनको केवल बताना चाह रहा हूं करके भागना पड़ा था। पांडे जी ये तो बताइए, आपको शर्म मनीष जी कह रहे हैं, क्यों मेहमान बने बैठे थे मुख्तार अंसारी आपके पंजाब सरकार के सालों तक? बिल्कुल, मैं उनके बात का जवाब दे रहा हूं कि पंजाब सरकार, पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी को भेजा किसने? उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? कोर्ट के आदेश से 50 बार गई, भेजा तो ले लिए, 50 बार गई तो लौटाए नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। क्या बात करते हैं आप? अदालत ने भेजा था। ओके अनुराग जी, अदालत ने भेजा था। अनुराग भदौरिया जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा अराजकता का माहौल है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, सरेआम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हाथरस की ओके पांडे जी, आपने कह दी बात, अनुराग भदौरिया जी की बारी है। आलम है मत पूछो। उत्तर प्रदेश के मेरी बात तो कर लीजिए। बोलिए बोलिए, मैं अपनी बात कह लूं। अरे बोलिए। देखिए, मैंने देखा जब से उत्तर प्रदेश में, मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई यहाँ बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, किसान पे अत्याचार को लेके, महिलाओं पे अत्याचार को लेके प्रदर्शन करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो क्या योगी जी ने सबको पूरे उत्तर प्रदेश एक उदाहरण संपत्ति खरीद के दे दी है? एक एग्जांपल ऐसे व्यक्ति के लिए आवाज उठाएगा तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अरे भाई, मुझे ये बताइए, यहाँ पे कुछ मेरी बात पूरी हो जाने, 69,000। अनुराग जी एक मिनट सुन लीजिए, अनुराग जी एक मिनट सुन लीजिए, आप उनको सुनिए। 33 माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, मेरे पास जो आंकड़े हैं, 1128 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त हुई है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो गई। कौन? उदाहरण दीजिए, मेरे पास 33 उदाहरण हैं ऐसे। बिल्कुल यही तो। अरे आप ये सुनिए ना, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था ऑक्सीजन की कमी की बात कोई करेगा, कोविड काल में हॉस्पिटल में बेड की कमी की कोई बात करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, एनएसए लगा देंगे। ये आतंकी नहीं है तो क्या है? आतंकी माहौल नहीं तो क्या था? मतलब यहाँ पे लोगों की हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, लोग वहां तड़प के मर गए। और अगर उनके खिलाफ आवाज उठाएगा कोई, बताएगा कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो उसमें एनएसए लग जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अगर कोई कहेगा कि नदी नासों में तैरती नजर आ रही है, नदी के किनारे लाशों को जानवर नोचते नजर आ रहे हैं। अरुण राजभर, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। आपके बहकावे में आपको लगता है कि युवा आ जाएंगे? आप कह रहे हैं कि युवाओं के खिलाफ योगी बोल रहे हैं, इसको तानाशाही बोलते हैं। गलत काम करने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं, युवाओं के खिलाफ। वो पिछड़े तबके के लोग अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और योगी जी उनको गुंडा बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती है, 5,844 किसान विरोधी टाइम अप, इतना ही वक्त था मेरे पास, इतना ही वक्त था सर। थैंक यू सो मच एंड सॉरी, और मैं नहीं और आ सकता आप लोगों के पास। प्रेमकांत जी, आपके पास दोबारा आना था मुझे, बट समय खत्म हो गया है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, ये चुनावी दौर है और इसमें तरह तरह की हवा बहाने की कोशिशें होंगी हर तरफ से। तो युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग सुन लीजिए, अपनी कान और अपनी आंखें खोल कर रखिए, क्योंकि ये वक्त हमारा है, तय हमें करना है, इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में अपर्णा के